नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। राज्यसभा चुनाव में बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाने पर प्रदेश में बाहरी भीतरी का मुद्दा गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़िया के साथ घोर अन्याय किया है। कौशिक ने कहा कि यहां के लोगों को सरकार बोरेबासी खिलाती है और बाहरी लोगों को मिठाई खिलाएंगे। यहां छत्तीसगढ़िया का अपमान हुआ है। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरी सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। 2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। पार्टी का मामला है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छला गया, ठगा गया, ऐसा महसूस छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। मलाई 10 जनपद खाए और बोरेबासी छत्तीसगढ़ वाले खाएं। बोरेबासी पर हमको गर्व है, किंतु छत्तीसगढ़ का जो कुछ नहीं जानते, नक्शे में छत्तीसगढ़ को देखे होंगे, चाहे वो किदवई जी हो बने थे, केटीएस तुलसी हो। अरे केटीएस तुलसी तो अपना सर्टिफिकेट भी लेने के लिए नहीं आए, यहाँ के कैबिनेट मंत्री उसके घर में पहुंचा करके दिए। और वो भी छोड़ दें, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, हर भाषा हमारी भारत देश की है, अपनी भाषा है। पंजाबी में शपथ लिए थे केटीएस तुलसी जी। आज ये छत्तीसगढ़ वालों को भूपेश बघेल धोखा क्यों दे रहे हैं? गेड़ी के नाम पे, भौरा के नाम पे, बाटी के नाम पे, चिलाफरा के नाम पे, बोरेबासी के नाम पे, और जब देने की बात आई तो बाहर के लोगों को कथनी और करनी में भूपेश बघेल का बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और आने वाले समय में एक एक पाई का हिसाब होगा। और राज्यसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी होने के आरोप पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में सीटें कैसे मजबूत हों, इसे लेकर पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। राज्यसभा को लेकर नाम जारी किए गए, तो छत्तीसगढ़ में जो नाम, छत्तीसगढ़ के कोटे से जो नाम गए, उसको लेकर खासतौर पे आश्चर्य हुआ। और पूरी अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से सन्नाटा है, पदाधिकारियों के बीच में सन्नाटा है। बीजेपी को मौका मिल गया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि दोनों ही नाम राज्य से बाहर के हैं। सर, ये जो नाम आए हैं, क्या इसकी उम्मीद थी? छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई है और 2 राज्यसभा सीटों के लिए केंद्रीय नेतृत्व, हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नाम तय कर दिए, और हाईकमान का जो भी निर्णय होता है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों को स्वीकार होता है। हाईकमान पहले ही कह चुका है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी हित में त्याग करने की आवश्यकता है। तो हम कांग्रेस जनों को पार्टी हित में हाईकमान का निर्णय हम सबको स्वीकार होनी चाहिए। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों से ज्यादा कैसे सीटें जीते उसकी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, और केंद्र में 2024 में सरकार बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये जो हाईकमान का निर्णय है उसी ओर आगे बढ़ रहा है। धर्मलाल कौशिक कह रहे थे कि बोरेबासी जो है वो यहाँ के लोगों को खिलाइए और जब मलाई जो है वो बाहर के लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं इससे पूछना चाहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे सरोज पांडे जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, डी पुंदेश्वरी जी, ये कहते हैं कि हम केंद्रीय नेतृत्व के दम पे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल राज करने के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई नेता नहीं है जिनके दम पे चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल सरकार के मुखिया रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या उनपे केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करनी और कथनी में अंतर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर की श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी में नाम रोशन किया है। श्रद्धा शुक्ला को 45वां रैंक हासिल हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बेटी हैं श्रद्धा शुक्ला। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें, श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी में नाम रोशन किया। श्रद्धा शुक्ला को 45वां स्थान हासिल हुआ है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, श्रद्धा शुक्ला ठीक है, कांग्रेस नेता की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है और यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 45वीं रैंक हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करें ममता। बिल्कुल, देखिए मात्र 23 साल की है श्रद्धा शुक्ला और कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बेटी जरूर है, लेकिन उनकी अपनी पहचान की, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में 45वां रैंक लाया है, ऑल ओवर में एक बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले न्यूज 18 ये खबर दिखा रहा है और सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से आपको खूब सारी बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप काफी इमोशनल हो गई थी रिजल्ट आने के बाद से। जी 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 जी। तो सोचा था टॉप 50 में लाने का मेरा प्रयास जरूर था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये प्रयास कभी सफल होगा। ये तो आप देख सकते हैं मिठाइयाँ खिलाई जा रही। श्रद्धा, इसके पहले भी आपने आईएएस निकाला था, ट्राई किया था, मेरे ख्याल से आईआरएस मिला था। आईआरएस नहीं, मैं पीएनटी फाइनेंस सर्विस में मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है। मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा ये सोच के मैं घर आई थी। 5 जून को एग्जाम है। मेरा सेंटर रायपुर ही है हमेशा से, तो मैं यही सोच के वापस आई थी, पर अब भगवान की दया से अब देना नहीं पड़ेगा एग्जाम कभी तो बात। अब आईएएस आईएएस बन गई। कैडर कौन सा लेंगी आप? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा होम स्टेट है छत्तीसगढ़। मुझे वो ही मिलना चाहिए, मेरी यही दुआ है मुझे वही मिले। मैं अपने स्टेट को ही सर्व करना चाहती हूँ। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? घंटे का तो हिसाब मैंने नहीं रखा कभी, लेकिन हाँ दिन भर पढ़ती थी, यही काम था। छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे तैयारी करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे दिमाग में है कि छत्तीसगढ़ में बैठ के, रायपुर में बैठ के तैयारी नहीं की जा सकती। तो मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पूरी प्रिपरेशन रायपुर से हुई है। मैंने कभी दिल्ली जाके कोचिंग नहीं की है। तो पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप रायपुर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उसका यूज़ कीजिए और आराम से यहाँ से बैठ के एग्जाम निकलेगा, बल्कि बिना टेंशन के। इतना पीसफुल माहौल है रायपुर में, लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। यहाँ बैठिए, खुशी खुशी तैयारी कीजिए। रिजल्ट आप थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कभी ना कभी सफलता मिलेगी। कोचिंग, ट्यूशंस, कोचिंग ट्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए बना है कोचिंग की, लीजिए उसको। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है, आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। नहीं लेना चाहते, खुद से करना चाहते हैं तो भी वो अच्छा है। करना है या नहीं करना है वैसे कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल कर भी सकते हैं। आपका मन है तो, नहीं करना है तो भी अपने आप निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मोबाइल जो है एक बड़ा आकर्षण होता है, किस तरीके से आप उससे दूर रही या फिर उसको ही एक तरह से कहे कि अपना माध्यम बनाया आपने नॉलेज के लिए? जी, मैं ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करती, मुझे पेन एंड पेपर मोड ज़्यादा पसंद है। पर कई लोग, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनका नाम इस बार फिर से लिस्ट में है और वो लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं। तो ऑनलाइन अब आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप डिजायर कर रहे हैं, आपको आईएएस बनना है, तो यू शुड हैव दैट सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे चीज़ें वैसे अचीव करनी है तो मुझे इसके लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर ऑनलाइन टाइम आप कम कर देंगे तो वो आपके बेनिफिट के लिए, वो खुद का चॉइस है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। अच्छा, आईएएस बनने के बाद में क्या फोकस रहेगा आपका, किस उसमें काम करना चाहिए? देखिए, पहले तो मेरा मतलब मैं जब से तैयारी कर रही हूँ, मन तो मेरा शुरू से है कि मैं अपने राज्य की में ही सर्व करूं। तो मुझे मौका मिलेगा तो बहुत सारे एरियाज है, जैसे मैं पहले तो एजुकेशन, हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब सारे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी, आईआईटी भी है, आईएम भी है, स्टिल उस टॉप नोच में नहीं आता है हमारा जितने भी कॉलेजेस हैं। तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे ज़रूर वर्क करूंगी और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, नक्सलिज्म वगैरह, अगर मुझे कभी भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का मौका मिलेगा तो मैं आगे रहूंगी।
और उनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत सारी बधाई। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। मैं मतलब इतनी खुश हूँ कि मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं, वर्णन नहीं, मैं क्या कहूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं सोची भी नहीं थी, पर इसका मेहनत था। ये लगता था आज नहीं तो कल रंग लाएगा। इतना पढ़ती है, सारा दिन पढ़ती थी, खाना पीना, बाहर घूमना, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक ये बिल्कुल भी नहीं चलाती थी। यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। नींद आ जाएगा मम्मी, खाना पेट भर के नहीं खाती। मुझे लगता था भगवान जितना मेहनत कर रही है इसको इसका चीज हक मिलना चाहिए। आप भी, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, माँ काफी मेहनत करती है, आप गृहिणी हैं, किस तरह का ध्यान रखती थी उनका, खाना पीना सब कुछ? हालांकि हाँ, उसको टाइम से मैं खाना पीना देती थी, और उसको पढ़ने के लिए मतलब हम लोग समय भी देते थे। पढ़ो, उसके पास कोई आए जाए ना, उसको पूरा जैसे उसको चाहिए माहौल वैसा हम लोग देते भी थे। सुशील आनंद शुक्ला जो है, जो श्रद्धा के पापा भी हैं, वो काफी एक, अगर हम बात करें, बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, और यहाँ पर लोग आते भी थे पूरे समय। तो कैसे उसको मैनेज किया, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड? हाँ, घर में जो है चहल पहल हमेशा मची रहती थी यहाँ नीचे में, पर उसको हम ऊपर भेज देते थे। कभी कभी छत पे उसको जाना पड़ता था। काफी टाइम वो छत पे रहती थी। मुझे भी लगता था अकेली वहाँ पे है, पर सोची बेटा कुछ नहीं होता, थोड़ा मेहनत कर लो। अब सबको यहाँ है तो हैंडल तो करना ही पड़ेगा ना, कर लो, हो जाएगा। श्रद्धा से जानते हैं, आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? मेरी फैमिली मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मेरे लिए सबने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी सोशल इवेंट में नहीं जाती थी, तो लोग पूछते ही थे कि क्यों नहीं आती है श्रद्धा। तो मेरी फैमिली कभी मुझे फोर्स नहीं की, मुझे कहीं पे भी जाना है या इन्वॉल्व होना है। मेरा ऊपर वाला रूम है, और कभी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। एक प्रेशर होता है कि आपको जल्दी निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल ममता, ये बड़ी उपलब्धि है श्रद्धा शुक्ला के लिए। यूपीएससी में वो सिलेक्ट हुई हैं, और जाहिर है कि हर परिवार के हर सदस्य का योगदान होता है जब कोई एक व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल करता है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह चल रहा है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधायक बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल दीक्षांत समारोह में नहीं पहुंचे हैं, और विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विवादों में भी आ गया है। दरअसल दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसका एनएसयूआई ने विरोध किया है, और एनएसयूआई ने दीक्षांत समारोह का बहिष्कार भी किया है। एनएसयूआई का आरोप है कि दीक्षांत समारोह में कई फैकल्टी के छात्रों के नाम गायब हैं। दीक्षांत समारोह में 945 छात्रों को डिग्रियां, 29 छात्रों को गोल्ड मेडल और 58 छात्रों को प्रवीण सूची का प्रमाण पत्र मिला। एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में 30 मई को आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को वहां के कुलपति द्वारा आमंत्रण नहीं दिया गया। किसी भी प्रदेश में आज तक, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश के मुखिया को वहां के दीक्षांत समारोह में नहीं बुलाया जाता। लेकिन यहाँ के कुलपति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को न बुलाकर अपने संघी विचारधारा होने का और संघी मानसिकता से ग्रसित होने का परिचय दिया गया। एनएसयूआई इसका विरोध करती है और इस दीक्षांत समारोह का पूरी तरीके से बहिष्कार करती है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों को लगातार संबल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में सूखत शॉर्टेज के नाम पर सरकार को हर साल करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसका खुलासा महासमुंद जिले में न्यूज 18 के हाथ लगे दस्तावेजों से हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 का खुलासा, सरकार को करोड़ों का चूना, धान खरीदी में सूखत के नाम पर करोड़ों का चूना। प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आते ही किसानों की कर्जमाफी के साथ किसानों का धान 2500 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस देकर किसानों को राहत देने का काम किया जा रहा है, लेकिन महासमुंद जिले में इन्हीं किसानों की आड़ में धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अकेले महासमुंद जिले में
साल 2020-21 में धान खरीदी में सूखत के नाम पर 1,83,248 क्विंटल यानी 45,81,20,000 रुपए का चूना सरकार को लगाया गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किसानों से 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की, जिससे किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। महासमुंद जिले में इसी समर्थन मूल्य की आड़ में धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और सूखत के नाम पर बोगस खरीदी कर रहे हैं। कैसे हुआ ये घोटाला, आपको बताते हैं। 2020-21 में महासमुंद जिले के 138 धान खरीदी केंद्रों का मामला। 1,59,238 किसानों ने कराया पंजीयन। 1,36,430 किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचा अपना धान। जिले में करीब 75,09,000 क्विंटल धान की खरीदी। 138 धान खरीदी केंद्रों में 0 से लेकर 26.19% का शॉर्टेज दर्शाया। 2,35,911.92 क्विंटल धान का शॉर्टेज दिखाया। इस शॉर्टेज से सरकार को 58,97,89,800 रुपए का नुकसान। सूखत की राशि माफ करने और अन्य मांगों को लेकर सेवा सहकारी कर्मचारी संघ ने की हड़ताल। 15 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार ने सूखत की 3% राशि माफ करने की घोषणा। घोषणा के बाद 40 धान खरीदी केंद्रों में 1,83,248 क्विंटल का शॉर्टेज बताया। सरकार को 45,81,20,000 रुपए का चूना लगाया। इसकी राशि की ना तो वसूली हुई और ना ही FIR दर्ज हुई। न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद कलेक्टर से जब जानकारी ली गई तो उन्हें भी इस घोटाले की जानकारी नहीं थी और अब कलेक्टर ने संबंधित समितियों के खिलाफ FIR की बात की है। इसमें जो है 20-21 के खरीदी के संदर्भ में इस तरह का जो शॉर्टेज कुछ समितियों द्वारा दिखाया गया है या वहां पे पाया गया है, उसमें शासन स्तर से निर्देश थे कि अगर 5% से ऊपर है तो उन पे कार्रवाई करते हुए FIR भी करना है और गबन की भी जो भी है वसूली करवानी है। इसमें क्योंकि बीच में पिछला सीजन भी चल रहा था, थोड़ा व्यस्तता के कारण कुछ जगह पे कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है हमारा कोऑपरेटिव विभाग और DRCS, ये आपके द्वारा हमारे फिर संज्ञान में आया है। तो जो भी 20-21 की इस तरह की जो बहुत ज्यादा शॉर्टेज जिस तरह पे दिखा है उन पे विधि संगत कार्रवाई करते हुए FIR भी करवा देंगे। हैरत की बात यह है कि जब न्यूज 18 की टीम सहकारिता विभाग के उप संचालक से मामले की जानकारी लेने पहुंची तो उन्होंने कैमरे के सामने नहीं आने की बात करते हुए जानकारी मार्कफेड से मांगने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इधर मार्कफेड के अधिकारी सभी को पहले ही जानकारी भेजने की बात कर रहे हैं। 20-21 में जो यहाँ धान खरीदी हुई थी वहाँ जैसा कि आपने बताया बहुत सारी शॉर्टेज था, तो गौ शासन द्वारा 3% तक की छूट दी गई है। तो जिन समितियों में 3% तक की छूट थी वहां पे शासन के द्वारा कमीशन का भुगतान समितियों को कर दिया गया है और जहां 3% से ऊपर है वहां की कार्यवाही के लिए अब राज्य स्तर की बात है, शासन स्तर की बात है, तो वहां से कार्यवाही की जा रही है। सूखत के नाम पर सरकार को 45 करोड़ से अधिक का चूना लगाने के इस मामले का न्यूज 18 में खुलासा के बाद अब सिस्टम में आवाज आई है। न्यूज 18 के इस खुलासे को महासमुंद कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है और वसूली के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन क्या इससे पहले किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जबकि 1% सूखत आने पर संबंधित प्रभारी को कारण बताओ नोटिस, 2% सूखत आने पर विभागीय जांच, 3% सूखत आने पर सस्पेंड की कार्रवाई और 4 से अधिक प्रतिशत सूखत आने पर FIR दर्ज करने के निर्देश हैं। बावजूद इसके जिले में साल 2020-21 में 26% तक सूखत दिखाकर बोगस खरीदी करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं करना विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज 18, महासमुंद, छत्तीसगढ़। और महासमुंद से खुद मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मनोहर, इतना बड़ा घोटाला और जाहिर है कि करोड़ों अरबों का ये खेल इन मंडियों में हो गया, लेकिन एक बात क्लियर है, साफ है कि बगैर मंडी के पदाधिकारियों और बड़े अफसरों की सहमति से या मिलीभगत के इतनी बड़ी गड़बड़ी करना संभव नहीं है। पॉइंटेड हुए क्या लोग?
जी बिल्कुल प्रशांत, एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया है, ये किसी एक व्यक्ति का खेल नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम मिला हुआ है। महासमुंद जिले में साल 2020-21 में जो खरीदी हुई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह सरकार को चूना लगाकर ये शॉर्टेज का खेल खेला जा रहा है। हालांकि महासमुंद जिला प्रशासन अब न्यूज 18 के हाथ लगे इन दस्तावेजों को देखने के बाद ये बोल रही है कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं थी। हैरत की बात यह है कि जब दाम खरीदी पूरी हो जाती है और जब शॉर्टेज का मिलान किया जाता है, उस समय ही आकलन और ये रिपोर्ट सभी विभागों में भेज दिया जाता है, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, मार्कफेड हो, जिला विपणन संघ हो, सहकारी बैंक हो, यहाँ तक समितियों को भी इसकी एक कॉपी दी जाती है। लेकिन एक साल बीतने के बाद साल 2020-21 में एक साल खरीदी की गई, 20-21 के बाद 21-22 में खरीदी की गई, पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कलेक्टर के हाथ ये दस्तावेज लगे, उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से इसकी जानकारी लेने और इस पर जो है वसूली और FIR करवाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से अभी तक सिस्टम सोया हुआ था और न्यूज 18 के सवाल पर जाहिर है कि जांच के बाद तस्वीर जरूर साफ हो जाए कि आखिर लूपहोल्स कहां थे, कहां इतनी बड़े स्तर पर